तो आज हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से 1 से लेकर के 4 जून 2021 के मध्य के करंट अफेयर्स की खबरों को देख रहे होंगे। 4 दिनों में ही हम लोग एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो बहुत से विद्यार्थी दैनिक आधार पर इन वीडियोस को देख नहीं पाते हैं, और दूसरा जो कि संभवतः ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि कई बार अपुष्ट खबरों को ही करंट अफेयर्स बता करके प्रसारित कर दिया जाता है। जब तक खबरें संपूर्णता से बनी भी नहीं हुई होती हैं, तभी आपको अगर एक खबर बता दी जाए कि 1 तारीख को लेट से बीसीसीआई ने फैसला किया कि बचे हुए आईपीएल के मैचेस हम सोच रहे हैं कि यूएई में उनका आयोजन करवाया जाए। अब अगले दिन आपने ये पढ़ लिया, वो चीज़ अगर आपके मानस पटल पर अंकित हो गई, हालांकि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये एक प्रारंभिक विचार हो, कुछ दिनों के बाद इसमें चेंजेस आ जाएं, एक आरंभिक विचार हो, उसको लेकर के बहुत से तर्क वितर्क आए और संभवतः जो वास्तविक स्थिति है उसमें बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि हम लोग 4 दिनों का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आइए फिर देखते हैं। लिटिल ब्लड टेल ये एक स्थानीय तितली की प्रजाति है। लिटिल ब्लड टेल एक छोटी ड्रैगन फ्लाई है जिसकी केरल राज्य में व्यापक उपस्थिति है। ड्रैगन फ्लाई की इस प्रजाति को जून की शुरुआत से सितंबर तक देखा जा सकता है। चूंकि इस लिटिल ब्लड का जीवन चक्र मॉनसून के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे मॉनसून का अग्रदूत भी माना जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिल ब्लड टेल क्या है तो ड्रैगन फ्लाई है। कहाँ पाई जाती है तो केरल की स्थानिक प्रजाति है, और मॉनसून का अग्रदूत कहा जाता है बिकॉज मॉनसून के आगमन के साथ ही ये आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। मॉनसून जो कि 1 जून के आसपास अंडमान निकोबार और केरल के रास्ते भारतवर्ष में प्रवेश करता है। सीरिया में व्हाइट मॉन्यूमेंट या के रूप में जाना जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। हाल फिलहाल में सीरिया में एक स्मारक की पहचान युद्ध स्मारक के तौर पर की गई है, जिसमें आज से 4000 वर्ष पूर्व जो सिपाही मारे गए होंगे उनके सम्मान में ऐसा माना जा रहा है कि इसको तैयार किया गया होगा। ठीक उसी तर्ज पर जैसे भारत में इंडिया गेट की स्थापना की गई प्रथम विश्व युद्ध में, जो 80,000 से ज़्यादा जिन भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। बिल ऑफ फेथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की खबर है। ये भी आपको केरल राज्य से ही संबंधित है। केरल में गांव में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए धर्म घंटी अर्थात बिल ऑफ फेथ योजना शुरू की जाएगी। इसके पहले यह योजना केरल के कई शहरी परिवारों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। धर्म घंटी अथवा बिल ऑफ फेथ योजना केरल की सामुदायिक पुलिसिंग योजना के तहत परिकल्पित एक सुरक्षा योजना है। बिल ऑफ फेथ बुजुर्ग नागरिक आपात स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से तेज आवाज का उपयोग करके अपने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वस्तुतः बहुत से केरल से लोग विदेश में काम कर रहे होते हैं, घर में वरिष्ठ नागरिक अकेले होते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये योजना चलाई है ताकि असामाजिक तत्वों के ये अकेले रहने वाले बुजुर्ग या जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो शिकार नहीं हो सकें। इनके घरों में बिल ऑफ फेथ स्थापित की जाएगी और आपातकाल की स्थिति में या असामाजिक तत्वों से इतर जाकर के अगर किसी चिकित्सीय आवश्यकता के संदर्भ में भी इसको समझा जा सकता है, बिकॉज बड़े होने के साथ साथ जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है उसकी शारीरिक क्षमताएं कम होती जाती हैं। ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है जिसको लेकर के वो आवाज़ नहीं लगा सकें या किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो ऐसी आपात स्थिति में बस वो बिल ऑफ फेथ को प्रेस कर रहे होंगे और बगल में रहने वाले जो भी आपको समझदार नागरिक होंगे वो तत्काल सहायता के लिए आप तक पहुंच जाएंगे। केरल बिल ऑफ फेथ और सामुदायिक पुलिसिंग योजना है। मेंस में कहीं पे आप इसको लिख सकते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के एग्जाम्पल के तौर पर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। इस कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं
और जिनके पास फैमिलीज वगैरह हैं या जो वयस्क लोग हैं उनके पास आजीविका या जीवन के संचालन के लिए साधन होते हैं कमोबेश। हाउएवर बच्चे वल्नरेबल सुभेद्य होते हैं, इनके पास आजीविका के कोई बड़े सशक्त साधन नहीं होते हैं और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हीं का संरक्षण प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लागू की गई है। किनके लिए योजना है? तो कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 18 साल का होने तक हर महीने मदद प्रोवाइड की जाएगी और 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का नज़दीकी स्कूल में एडमिशन, फीस और किताबों का खर्च सरकारें देंगी। हायर एजुकेशन के लिए लोन और स्कॉलरशिप ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा और साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर जो सामान्यतः सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है, उसके तहत भी इन बच्चों का संरक्षण किया जाएगा। मनिंद्र दास ये व्यक्ति काफ़ी चर्चा में रहे हैं। असम में जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, असम के 6 हिरासत केंद्रों डिटेंशन सेंटर्स में से एक हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी नागरिक मनिंद्र नाथ दास को रिहा कर दिया गया है। मनिंद्र दास को 2015 में डी वोटर, डाउटफुल वोटर अथवा संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया था और विदेशी अधिकरण द्वारा निर्णय सुनाते हुए इनको विदेशी घोषित कर दिया गया था। हाउएवर इनके खिलाफ बहुत पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले और इसीलिए इनको छोड़ दिया गया। डाउटफुल वोटर्स वो लोग होते हैं जो आपको बांग्लादेश या किसी भी अन्य देश से अवैध रूप से भारत में प्रवास कर रहे हैं और एक लंबे समय से प्रवास करने के कारण, एक लंबे समय से यहाँ रहने के कारण तमाम पहचान पत्र भी उन्होंने क्या कर रखे हैं, अपने लिए जुटा रखे होते हैं। इसीलिए उनकी विदेशी नागरिकों के तौर पर पहचान करना बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से ऐसा नहीं किया जा सकता है। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को तैयार करने के दौरान जिन व्यक्तियों की नागरिकता संदेहास्पद या विवादित पाई गई थी उन्हें ही डी वोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इसके लिए कौन से अधिनियम हैं तो वो भी आपको जानना चाहिए कि नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें आज़ादी के बाद पहली बार बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से भारतीय नागरिकों को सुस्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया, अथवा नागरिक नियम 2003 में भी इन व्यक्तियों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर इन दो नियमों के अनुसार अगर इनके क्राइटेरियाज को, अर्हताओं को अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप डाउटफुल वोटर हैं और आपको इस देश को छोड़ करके जाना होगा। माली में अभी संकट चल रहा है, ये आपको पश्चिमी अफ्रीकी देश है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी कैपिटल बमाको है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में जारी संकट को हल करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समूह के द्वारा मध्यस्थता करने का प्रयास किया जा रहा है। माली 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल किया था और वस्तुतः यहाँ राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को सत्ता से हटा दिया गया था। एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की गई थी जिसमें 2 प्रमुख सैन्य नेताओं को शामिल नहीं किया गया था और यही रीजन है कि सेना ने चिढ़ करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को हिरासत में ले लिया और ये अस्थिरता को ही निपटाने के लिए, इसी का शांतिपूर्वक समाधान प्रस्तुत करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समूह के द्वारा मध्यस्थता का प्रयास किया जा रहा है। इकोवास के बारे में थोड़ा जानते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समूह दैट इज इकोवास पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। 15 वहाँ के देशों का नाम संभवतः एग्जाम्स में नहीं पूछना चाहिए, सो उतना ही हमको आपको जानने का प्रयास करना चाहिए जितना हम आप दिमाग में अपने स्टोर करके रख सकें। इसकी स्थापना, इस संगठन की स्थापना 1975 में लागोस की संधि के द्वारा की गई थी और इसका लक्ष्य एक पूर्ण आर्थिक एवं व्यापारिक संघ का निर्माण कर एक विस्तृत व्यापार ब्लॉक बनाना और अपने सदस्य देशों के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इससे इतर यह इस क्षेत्र में शांति सेना के रूप में भी कार्य करता है। वस्तुतः इसकी संकल्पना आसियान या ईयू कह लीजिए, इसके आधार पर की गई थी कि इन 15 अफ्रीकी देशों के बीच भी निकटतम आर्थिक संबंध स्थापित किए जाएंगे और जिसके कारण
आपको हमारे आपके बीच द्विपक्षीय विवादों का समाधान किया जाएगा। कैली आपको कैलिफोर्निया का एक शहर है। एग्जाम में पूछेंगे कि हाल फिलहाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए कौन सी आपको जगह काफ़ी चर्चा में रही है, तो सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए कैली का चर्चा में रहा है। ये कैलिफोर्निया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सरकार इस कोविड सिचुएशन में आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए कर सीमा में एक प्रस्तावित सुधार ला रही थी, या रेदर आई शुड बी सेइंग कि कर सीमा को आपको और टैक्सेशन आपके ऊपर और कराधान का बोझ डाल रही थी। और कोलंबी नागरिकों को कोविड के कारण गरीबी में गिर जाने का डर सता रहा था कि कोविड के कारण बहुत से लोगों के व्यवसाय काम धंधे दुष्प्रभावित हुए हैं। ऐसे में नया टैक्सेशन उनकी मुसीबतों को और बढ़ाने वाला होता। हाउएवर सरकार का पक्ष है कि इस कोविड सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इसका सामना करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है और इसी के लिए वस्तुतः यह कर लगाया जा रहा था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको असम में है। आइए जानते हैं ये क्यों चर्चा में है। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने और उन्हें कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन उपायों का उद्देश्य अवैध शिकारों को रोकना है। गार्डों के पास बहुत अच्छे हथियार नहीं होते थे, जितने अच्छे हथियार पोचर्स वगैरह के पास होते थे, शिकारियों के पास होते थे, और इसीलिए अवैध शिकार किया जाता था। अपने औषधीय गुणों के कारण ये एक सींग वाले गैंडे को इसके सींग वगैरह से, इसकी खाल वगैरह से बहुत सारी औषधियां वगैरह बनाई जाती हैं, इसीलिए ये काफ़ी शुभेद्य माने जाते थे शिकारियों के लिए। तो जो वहाँ के अभ्यारण्य के गार्ड हैं उनके पास भी समस्या से लड़ने के लायक आपको अच्छे खासे हथियार हों, इसके उपाय किए गए हैं। पूरे विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी का 2/3 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और विश्व धरोहर स्थल का भी प्राकृतिक क्षेत्र की श्रेणी में इसको दर्जा प्राप्त है। युवा योजना, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने के लिए युवा अर्थात यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, दैट इज युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक योजना का प्रारंभ किया है। यह 30 वर्ष से कम आयु के नवोदित लेखकों के लिए है। 6 महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह भारत एट 75 परियोजना का एक हिस्सा है और इस पूरी परियोजना के संचालन के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2021 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू के उपयोग के स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करने और धूम्रपान तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को कम करने में मदद करने वाली नीतियों को लागू करने हेतु सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस को बढ़ावा देता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका आयोजन करता है। इस साल की थीम जानिए, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। और तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है। किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस की बीमारियों की गंभीरता बढ़ जाती है। तो एक तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी जानिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोरल और इथिकल वैल्यूज के हिसाब से भी जानिए कि तंबाकू सेवन इज सच अ डेट्रीमेंटल थिंग टू हैव। ये इतनी खतरनाक चीज है, तो हम में आप में से किसी को भी इसको एंडोर्स करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैचों को संयुक्त राज्य अमीरात में करवाने का फैसला किया है। कोविड सिचुएशन के कारण आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा और भारत में जो कोरोना की सेकेंड वेव है उसको देखते हुए निकट भविष्य में इसके आयोजन की संभावना कम ही है। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बाकी बचे हुए मैचों को, लगभग आधे का आयोजन हुआ है और बचे हुए आधे मैचों का आयोजन यूएई में करवाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा साहब बने हैं। जस्टिस HL दत्तू साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो में दे रहे होंगे। इसके अतिरिक्त जानिए कि विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि दुनिया भर में 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, हाउएवर भारत में इसका आयोजन 26 नवंबर को किया जाता है, बिकॉज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म 26 नवंबर को ही हुआ था। इस वर्ष की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता है। इस दिवस का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन मंत्रालय द्वारा 2001 से किया जा रहा है और प्राउडली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत पहले नंबर पर है और भारत हर साल पूरी दुनिया के उत्पादन में लगभग 22% का योगदान देता है। यह जानना भी रुचिकर होगा कि भारत ओवरऑल उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। उत्पादकता के मामले में डेनमार्क या न्यूजीलैंड जैसे देश अपेक्षाकृत बेहतर प्रयास करते हैं। चूंकि भारत में एक बड़ी संख्या में आपको गाय, भैंसे, बकरियां इत्यादि हैं, तो दुग्ध उत्पादन के मामले में ओवरऑल इंडिया नंबर 1 पर है। हाउएवर प्रति गाय, प्रति भैंस, प्रति बकरी दूध उत्पादन, जिसके लिए ज्यादा बेहतर शब्द उत्पादकता होगा, इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड ज्यादा बेहतर है। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये 4 औषधियां आपको तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ हैं। दरअसल कोविड सिचुएशन में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात बड़ी प्रमुखता से चर्चा में रही है और इन चारों औषधियों के कारण ऐसा माना जाता है कि रोगों से लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा विकसित होती है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि अपने नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना चलाई। 210 करोड़ रुपए की योजना है। ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। आप बस इतना जानिए कि घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार, और अगर याद रख पा रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। पूजा रानी, जिनको कि हरियाणा हरिकेन के तौर पर जाना जाता है, इन्होंने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उज्बेकिस्तान की माउलडा मोलोनोवा को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये 75 किलोग्राम वर्ग क्षेत्र में भाग लेती हैं और वहीं पर मेरी कॉम और लाल बुत्साही ने क्रमशः 51 केजी और 64 केजी के ग्रुप में रजत पदक प्राप्त किया है। नैनो यूरिया, दैट इज सच अ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज टू हैव। नैनो टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि नैनो मतलब 10 पे पावर -9 होता है, राइट। तो अभी तक क्या होता था कि हमारे किसानों को, खासतौर से जिनके पास बड़ी जोतें हैं, बड़े खेत हैं, उनको टन्स ऑफ यूरिया एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन के विभिन्न साधनों के द्वारा लेकर के जाना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज इफ्को, ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है और 1 बोरी यूरिया खाद की जगह अब आधे घंटे की नैनो यूरिया की बोतल ही किसानों के लिए काफी होगी। आईआईटी रोपड़ ने एम्बीटेक नामक एक IoT डिवाइस का विकास किया है। ये पंजाब में है, आपको आईआईटी रोपड़। दरअसल ये डिवाइस खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और यहाँ तक कि शरीर के अंगों एवं रक्त की ढुलाई के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान दर्ज करेगा और इस दर्ज किए गए तापमान से यह जानने में सहायता मिलेगी कि दुनिया में कहीं पर भी कोई सामान हमने भेजा है तो वो तापमान में अंतर के कारण खराब हो गया है या अभी भी उपयोग के योग्य है। खासतौर से दवाएं बहुत मामलों में टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, एक खास तापमान पर ही उनको स्टोर करके रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एम्बीटैग काफ़ी उपयोगी है और इसका विकास आईआईटी रोपड़ के द्वारा किया गया है। बेलग्रेड ओपन 2021, इसको सर्बिया के नोवाक जोकोविक साहब ने जीता है और एलेक्स मोल्कन को इन्होंने हराया है।
गॉन आर दोज डेज जब रोजर फेडरर या फिर राफा नडाल दुनिया के सबसे सशक्त टेनिस खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते थे। अभी नोवाक जोकोविक बहुत सारे आपको टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट्स जीतते हैं। तो बेलग्रेड ओपन, बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया। सर्बिया के नोवाक जोकोविक साहब ने इसको जीता। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक पुस्तक काफ़ी चर्चा में है, सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी। इसके राइटर का नाम आपको विक्रम संपत है। वीर सावरकर 1924 से लेकर के 1966 के बीच इनका जीवन काल रहा हुआ था। दक्षिण पंथियों के लिए ये आदर्श पुरुष बताए जाते हैं और कांग्रेस जैसी पार्टियां इनको क्रिटिसाइज करती हैं कि इन्होंने अंग्रेजों से जेल में माफ़ी वगैरह मांगी। हाउएवर वी कैन हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगने के बाद ये बाहर निकले हैं और भूमिगत होकर के अपनी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों का ये संचालन करते रहे हैं। 3 चाइल्ड पॉलिसी हाल फिलहाल में अपनाने वाला कौन सा देश है? तो चीन है। चीन ने अपनी आबादी की ग्रोथ रेट में गिरावट को देखते हुए अहम फैसला लिया है और अब चीन सरकार ने ऐलान किया है कि देश में विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी होगी। एक समय था जब बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी। उससे आगे जाकर के 2016 के आसपास इसमें छूट देते हुए 2 बच्चे तक पैदा करने की अनुमति दी गई और अभी भारत जैसे देश जनसांख्यिकी लाभांश न लेकर के जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए तेजी से बूढ़ा होता हुआ देश चीन, उसी ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अख्तियार किया है ताकि और वहाँ के कपल्स वगैरह बच्चे पैदा कर सकें। 6 साल पहले 1 से 2 बच्चे की नीति पर आया था चीन और अब उसने 3 बच्चों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और 60 साल से ज़्यादा के लोगों की संख्या यहाँ 26.4 करोड़ तक पहुँच गई है। और हमको आपको पता है कि बुजुर्ग लोग अर्थव्यवस्था की उत्पादक गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि उन्होंने अब 3 बच्चों तक की पॉलिसी को अलाउ कर दिया है। हरियाणा राज्य भाषा संशोधन अधिनियम 2020 राज्य की निचली अदालतों में हिंदी को प्रयोग की जाने वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया गया है और इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बिकॉज बहुत से लॉयर्स होते हैं, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में ही अपनी पढ़ाई की होती है और इससे इतर भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) प्रावधान करता है कि संसद के विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करने तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। हाउएवर इसमें आंशिक सुधार किया जाना चाहिए बिकॉज जब हम आप इस अवधारणा की बात करते हैं कि सबको उनके द्वार तक न्याय की सुगमता पहुंच हो, तो इसका मतलब उनको स्थानीय भाषा में अपनी बातों को प्रेजेंट करने का, अपने तर्क रखने का मौका दिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या और किसी भी अदालत को केवल वकीलों के लिए स्वर्ग सरीखा नहीं रहने देना चाहिए। तो इसका स्वागत करना चाहिए आपको। हाउएवर इसको लेकर के थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। एग्जाम में पूछेंगे कि किस राज्य ने राज्य की निचली अदालतों में हिंदी को प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, तो दैट इज योर हरियाणा। इससे अतिरिक्त पीएम केयर्स फंड फिर से एक बार चर्चा में रहा है जिसके बारे में बताया गया कि ये सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है और इसका गठन 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बनाया गया था और ये इसको सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं बताया गया पीएमओ के द्वारा और बताया गया कि इससे संबंधित सूचनाएं साझा नहीं की जा सकती हैं। हाउएवर अनुच्छेद 266(2) कहता है कि हर प्राप्ति या हर धन का निष्कासन भारत के लोक लेखे या राज्य के लोक लेखे में जमा किया जाएगा या धन का निष्कासन किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्यों को एलिशा टेस्ट का उपयोग करते हुए आबादी में कोरोना वायरस खतरे को मापने के लिए शीरो सर्वेक्षण करने की सलाह दी है। एलिशा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जैविक नमूनों बायोलॉजिकल सैंपल्स में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, हार्मोन या रसायनों के स्तर को मापने के लिए एक एंटीबॉडी आधारित तकनीक है और एलिसा परीक्षण का उपयोग शरीर द्वारा एंटीजन या बाह्य पदार्थों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्पन्न एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान किया है। तो अल्पन बंदोपाध्याय ये एक सिविल सर्वेंट है, काफ़ी चर्चा में रहे हुए हैं। ये बंगाल के भूतपूर्व मुख्य सचिव थे और केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने जब बंगाल के इन चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया तो इनको जवाब तलब में ममता बनर्जी जी ने अपना मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया। हाउएवर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलने पर इनकी पेंशन वगैरह इस एक्ट के द्वारा, इस धारा के द्वारा रोकी जा सकती है। केरल सरकार को लेकर के भी आजकल एक विवाद चल रहा है। उन्होंने डेटा कलेक्शन के लिए अमेरिका स्थित डेटा विश्लेषक फर्म स्प्रिंकलर को शामिल किया है और इसके कारण एक विवाद उत्पन्न हो गया है। बिकॉज अगर पब्लिक डोमेन में लोगों के डेटा अगर जारी हो जाते हैं तो ये उनकी निजता का उल्लंघन होगा और डेटाज वगैरह सरकारों के साथ शेयर करने में नागरिकों को कोई परेशानी नहीं है। हाउएवर हमारा आपका डेटा किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में जा रखा है, ये सुन करके थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और इसी को लेकर के क्या तथ्य दिया जा रहा है, क्या तर्क दिया जा रहा है कि संवेदनशील निजी डेटा के मामले में डेटा प्रिंसिपल से स्पष्ट सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। तो केरल के आम नागरिकों से नहीं पूछा गया कि केरल सरकार के बिहाफ पर क्या स्प्रिंकलर आपके डेटाज को कलेक्ट कर सकता है। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश भारतीय शोधकर्ताओं को मन्नार की खाड़ी में रंग बदलने वाली एक दुर्लभ मछली मिली है और ये करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। रंग बदलने वाली दुर्लभ मछली, नाम क्या है इसका? बैटल स्कॉर्पियन फिश। कहाँ मिली है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में मिली है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को INS कलिंग में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है और INS कलिंग पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम भीनुनीपट्टनम बीच पर स्थित एक प्रमुख नौसैनिक प्रतिष्ठान है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये नितिन राकेश साहब को मिला है। इनके साथ सहलेखक जेरी विंड थे और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस किताब लिखी है और इस किताब के द्वारा उद्यमियों को, व्यवसायियों को इस कोरोना जैसी आपात स्थिति में अपने अपने बिजनेस को संभाले रखने को, उसको ग्रो करवाने के आइडियाज वगैरह डिस्कस किए गए हैं। मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है और 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रवनीत सिंह ये हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हुए हैं और इन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार साहब को रिप्लेस किया है। संजीव कुमार दुबई में 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम उन्होंने किया है। फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के वैशिली लेवित को हराए हैं। मीत पंघाल और शिव थापा ने भी रजत पदक जीता है। तो संजीव कुमार 91 kg एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप और इसका आयोजन कहाँ? तो दुबई। कप्पा और डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के दो वेरिएंट B.1.617.1 और B.1.617.2 का नामकरण किया है और अब इनको कप्पा और डेल्टा नाम से पुकारा जाएगा। ये दोनों वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाए गए थे। भारत की वस्तुतः इनको लेकर के आपत्ति थी बिकॉज पूरी दुनिया में इनको भारत वेरिएंट कहा जा रहा था एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि अब इनका नाम बदल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कप्पा और डेल्टा रख दिया है। WHO ने कहा है कि सर्वप्रथम भारत में पाए जाने वाले एक वेरिएंट दैट इज योर डेल्टा वेरिएंट यही खतरनाक है। इसके अलावा और किसी कोविड के वायरस से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हो रही है। झांग होंग
चीन के 46 साल के शख्स के लिए हेड्स ऑफ है। ये व्यक्ति दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, पूरे एशिया से पहला और दुनिया से तीसरा नेत्रहीन बना है। चीन के हैं, झांग होंग नेत्रहीन हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नागरिक बने हैं। तो ऐसे तो चीन की जो पॉलिसीज़ हैं उनके आधार पर उनकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हाउएवर व्यक्तिगत तौर पर इस आदमी के हौसले को सलाम है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है नेत्रहीन होने के बावजूद। टीवी नरेंद्रन साहिब को भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्होंने उदय कोटक से ये पदभार ग्रहण किया है। रवि शास्त्री जो भारतीय क्रिकेट टीम के, पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, इनकी एक किताब मार्केट में आ रखी है, दैट इज स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो किन की बुक है? रवि शास्त्री की बुक है ये, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। फार्म इजी ने हाल फिलहाल में मिड लाइफ का अधिग्रहण किया है और इसके कारण ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन के आई है और मिड लाइफ को खरीदने का, उसको अधिग्रहित करने का सौदा लगभग 24 करोड़ रुपए में अंजाम दिया गया है। जाइलोफिस दीपकी, ये तमिलनाडु में हाल में ही खोजी गई एक नई सांप की प्रजाति है। एग्जाम में पूछेंगे जाइलोफिस दीपकी क्या है, तो सांप प्रजाति है। कहाँ मिली है? तमिलनाडु में मिली है और ये मात्र 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक छोटा सांप होता है जिसकी त्वचा इंद्रधनुष की भांति चमकीली सल्कों से घिरी हुई होती है। P-8I गश्ती विमान बेचने की सैद्धांतिक मंजूरी हाल फिलहाल में अमेरिका ने भारत को दे दी है। ये भारतीय नौसेना के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे और ये गश्ती विमान है, न कि कोई लड़ाकू विमान है, राइट। तो P-8I अमेरिका, भारत को बेचे जाएंगे। कितनी संख्या में? तो 6 संख्या में, और ये नौसेना के लिए समुद्री गश्ती विमान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। इस साल इसकी थीम 2021 का विषय क्या है कि सूचना से जन कल्याण, इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। इसी से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित ही एक फैक्ट है कि उड़ीसा में पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स घोषित किया गया है और जान गंवाने वाले प्रत्येक परिवार के परिजनों को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर्स का योगदान अमूल्य है, ठीक उसी प्रकार से उतना तो कंट्रीब्यूशन नहीं है पत्रकारों का, बट फिर भी आपको इस चीज़ की कद्र होनी चाहिए कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके इस आपको कोविड सिचुएशन में भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और आप तक सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इनको फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स कहा गया है और कोविड के कारण अगर किन्हीं की जान वगैरह जा रही है तो 15 लाख रुपए कौन सा राज्य देगा? तो उड़ीसा देगा। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है और कह लीजिए भारत ने इसकी मेजबानी की, या एग्जैक्ट पर्सन के तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसकी मेजबानी की। विश्व साइकिलिंग दिवस या वर्ल्ड बाइसिकल डे ये 3 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम याद कर लीजिए, यूनिकनेस, वर्सेटिलिटी, लॉन्गिविटी ऑफ द बाइसिकल एंड सिंपल, सस्टेनेबल, एफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थीम ऑब्जेक्टिव तरीके से पूरा ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिकनेस शब्द भी अगर आप पकड़ ले रहे हैं वहाँ पे एग्जाम में, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पकड़ ले रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। विश्व साइकिलिंग दिवस 3 जून। पंजाब की उड़ान योजना काफ़ी चर्चा में है। इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंद महिलाओं को सरकार मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाने की ये योजना है। इसके अतिरिक्त एक और उड़ान योजना है जिसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये एविएशन मिनिस्ट्री की योजना है, उड़ान योजना, और इसके तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क स्थापित किया जाता है। इसाक हरजोग हाल फिलहाल में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है और WHO की अनुमति प्राप्त करने वाला यह चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका होगा। इसके पहले सिनोफार्म WHO द्वारा अनुमोदित पहला टीका था। तो सिनोफार्म भी आपको पता रखना है और सिनोवैक भी पता रखना है। दोनों की दोनों दवाएं ये आपको चीन द्वारा निर्मित हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की गई है और इस परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। तो ये 1 से लेकर के 4 तारीख के बीच का करंट अफेयर्स था जो हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त ये चूंकि 1 से 4 का करंट अफेयर्स था तो 5 तारीख को हम लोगों ने अपलोड किया है। 5 से 8 4 दिनों के अंतराल पर हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे होंगे और लेट्स से कि 9 से 12 वाला जो करंट अफेयर्स होगा वो हम लोग 13 तारीख को आपको अपलोड करा रहे होंगे। हाल ही में वोरूख नामक स्थान किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद को लेकर के चर्चा में रहा है। इस एन्क्लेव के निहित क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण भूमि के स्वामित्व, चारागाह तक पहुंच और साझा जल संसाधनों पर हिंसक संघर्ष आजकल अधिक सामान्य हो गए हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वोरूख जगह जो हाल फिलहाल में एक विवाद की जगह है, ये किन 2 देशों के मध्य विवाद है। तो आप देख सकते हैं मैप में कि ये आपको किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच विवाद की जगह है। IRIS खर्ग करके ये ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था जिसमें ओमान की खाड़ी में आग लग गई और अंतोगत्वा ये डूब गया। तो IRIS खर्ग ईरान नौसेना का जहाज डूबा। भारतीय रेल के संस्थान अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन दैट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत भारतीय मानक ब्यूरो का पहला मानक विकास संगठन घोषित किया गया है। एक राष्ट्र एक मानक मतलब पूरे देश में एक मानक प्रचालित हो और इन्हीं के तहत भारतीय मानक ब्यूरो का पहला मानक विकास संगठन घोषित किया गया है। कृत्रिम सूर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट इज ईस्ट। कृत्रिम सूर्य का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो चीन में किया जा रहा है। इसके प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक दैट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक द्वारा एक नवीनतम प्रयोग के दौरान एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें उसने 101 सेकेंड की अवधि तक के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट करके दिखाया और इस प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक को कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी जानिए कि यह चीन के हेफई प्रांत में स्थित है, राइट। चीन में H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला दर्ज किया गया है और इस एवियन फ्लू का वायरस संक्रमित पक्षियों की लार, बलगम और मल से फैलता है। 1921 का टुल्सा नस्लीय नरसंहार, इसको 100 साल हुए हैं और इसके तहत बहुत सारे अश्वेत अमेरिकी नागरिकों के ऊपर अत्याचार किए गए थे और हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना हुई थी। इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो बिडेन रहे हैं। आगे जाकर के इन्हीं सारे नस्लीय नरसंहारों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आंदोलनों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। लिथुआनिया हाल फिलहाल में चीन तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोप 17+1 तंत्र दैट इज चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन 17+1 मैकेनिज्म से बाहर निकला है और न सिर्फ वो बाहर निकला है, उसने अपने रीजन को जस्टिफाई भी किया है। 17+1 एक चाइना के द्वारा संपोषित संगठन है जिसमें
सीपैक या बीआरआई की तर्ज पर ही वो मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ अपनी पहुंच स्थापित करना चाह रहा है, उनके साथ संबंध स्थापित करना चाह रहा है, उनके साथ अवसंरचनात्मक ढांचे को शेयर करना चाह रहा है और इससे लिथुआनिया अपना लाभ न देख करके इससे बाहर निकल आया है। 17+1 पहल चीन के नेतृत्व में गठित एक प्रारूप है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में कहाँ हुई थी, तो बुडापेस्ट में हुई थी और चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल दैट इज बीआरआई परियोजना के विस्तार, यूरोपीय विस्तार के तौर पर इसको देखना चाहिए। शामिल राष्ट्रों के नाम एक बार आप देख सकते हैं, हाउएवर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नगण्य है। केनिया के डॉक्टर पैट्रिक अमोत को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो भारतीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का स्थान लिया है। हम में से बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता हो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ही वो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने भारत में पल्स पोलियो अभियान की स्वर्णिम आपको गाथा लिखी। तो बहरहाल केनिया के डॉक्टर पैट्रिक अमोत विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष।